ये कहानी एक ऐसी बुढ़िया की है जिसकी बेटी उसे 17 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। उस बुढ़िया का साथ देने वाला कोई नहीं था और धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लग गया था। वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाती थी। उम्र ज्यादा होने के कारण उनको झुक कर चलना पड़ता था। अकेली होने के कारण वो दिन भर अपने कामकाज में मस्त रहती थी। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और अब उनकी बेटी 32 साल की हो गई है और उसका एक 7 साल का बेटा भी है जिसका नाम सांगफू है। सांगफू की माँ 15 साल बाद अपने गांव जा रही थी। फिर सांगफू अपनी माँ से पूछता है कि मेरी नानी कैसी दिखाई देती है, क्या उन्हें सही तरह से दिखाई और सुनाई देता है। लेकिन उसकी माँ को उसके किसी भी सवाल का पता नहीं था, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि इतने सालों में उसकी माँ का क्या हाल हुआ है, वो जिंदा भी है या नहीं। वे दोनों एक बस के अंदर बैठकर अपने गांव जाते हैं। सांगफू को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि इस गांव में पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते थे और वहां पर बहुत सारी धूल मिट्टी भी उड़ती थी। फिर वो अपनी माँ से वापस घर चलने के लिए जिद करता है, लेकिन वो उसे किसी तरह डांट के अपनी माँ के घर ले आती है। फिर हम उसकी माँ को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, वो बोल नहीं पाती थी और उनकी सुनने की शक्ति भी कम हो गई थी। फिर उनकी बेटी उनसे माफी मांगती है, क्योंकि इतने सालों तक वो कभी उनसे मिलने नहीं आई। फिर वो बताती है कि उसके पति ने उसको तलाक दे दिया है और अब वो कोई काम भी नहीं करती है। इन दिनों वो काफी बुरे हालातों से गुजर रही है। उसने अपना घर चलाने के लिए कर्जा भी लिया था और कर्जा बढ़ जाने के कारण अब वो अपने बेटे का पालन भी नहीं कर सकती। इसीलिए वो अपने बेटे को अपनी माँ के पास छोड़ने के लिए आई थी और जब उसकी लाइफ वापस से ट्रैक पर आ जाएगी तो वो अपने बेटे को वापस ले जाएगी। वो बूढ़ी माँ उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी वो उसकी सारी बातें समझ जाती है कि उसकी बेटी उन्हें क्या कहना चाहती है। फिर सांगफू की माँ अपनी माँ को बोलती है कि उसे शहर जाना होगा, लेकिन उसकी माँ उसे इशारा करके थोड़ी देर रुकने के लिए बोलती है। लेकिन उनकी बेटी कहती है कि वो और देर यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि शहर जाने वाली लास्ट बस निकल जाएगी। फिर वो शाम की बस से शहर के लिए रवाना हो जाती है। सांगफू आज से पहले कभी भी गांव में नहीं रहा था, इसलिए उसको यहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आता। उसकी मोम उसको यहाँ पर छोड़ने से पहले कुछ खाने का सामान उसके लिए छोड़कर गई थी, जो सिर्फ शहर में मिलता था। सांगफू आज से पहले अपनी नानी से कभी नहीं मिला था, इसलिए वो उनकी किसी भी बात को नहीं मानता और वो अपनी नानी को अपने से दूर रहने के लिए कहता है। उसकी नानी अपने पेट के ऊपर हाथ फेरकर उसे कुछ इशारा करती है, लेकिन सांगफू उनकी बातों को समझ नहीं पाता। फिर सांगफू अपनी नानी का मजाक उड़ाता है और उन्हें गूंगा बहरा बोलता है। नानी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है और ये जानकर नानी को काफी बुरा लगता है। फिर नानी सांगफू को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सांगफू ऐसे जता रहा था जैसे वो उनका कहना नहीं मान रहा। लेकिन जब नानी अकेले चलने लगती है तो सांगफू भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। फिर रात में वे दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसकी नानी अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देती है। सांगफू हमेशा वीडियो गेम खेलता रहता था और उसकी नानी उसे देखती रहती थी, लेकिन नानी उसे कभी भी कुछ कहा नहीं करती थी। उस गांव में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, इसलिए सांगफू को एक पॉट के अंदर टॉयलेट करना पड़ता था, जिसे उसकी नानी ही हमेशा अपने हाथों से साफ किया करती थी। नानी हर रोज सुबह 2 बाल्टी पानी भरकर लाया करती थी। नानी की जिंदगी जैसे भी चल रही थी, वो अपनी लाइफ में खुश थी। उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं थी। एक दिन एक लड़का उनके घर आता है और वो सांगफू को अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन सांगफू को अकेले रहना पसंद था, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। नानी उसे कभी भी रोकती टोकती नहीं थी, बल्कि उसे जो भी चीज चाहिए होती थी वो उसे दिला देती थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सांगफू अकेले रहकर तंग आ गया था। वो एक दिन अपने घर से निकलकर गांव की ओर जाता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो थक हार कर वापिस आ जाता है। नानी खाली समय में सिलाई किया करती थी। फिर वो सांगफू को सुई में धागा डालने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी आंख कमजोर थी। सांगफू सुई में धागा डालकर फिर से वीडियो गेम खेलने लगता है। बार बार सुई में धागा खत्म होने के कारण नानी उससे बार बार सुई में धागा डलवाती थी। ऐसा करके सांगफू इरिटेट हो गया था। अब वीडियो गेम खेल खेल कर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। फिर सांगफू अपनी नानी से बैटरी के लिए पैसे मांगता है ताकि वो नई बैटरियां खरीद सके, लेकिन उसकी नानी बहुत गरीब होती है और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे बैटरियां दिला सके। फिर सांगफू उन्हें कंपेल करता है कि वो अपनी माँ से कहकर आपको बैटरियों के पैसे वापस दिला देगा, लेकिन उसकी नानी फिर से वही इशारा करती है। फिर सांगफू को उनके ऊपर गुस्सा आता है और वो उन्हें धक्का देकर वहां से भाग जाता है। फिर वो घर के अंदर सभी जगह ढूंढता है, लेकिन उसे घर के अंदर पैसे नहीं मिलते। फिर गुस्से में आकर वो अपनी नानी के शूज छुपा देता है, जिसकी वजह से उन्हें अब नंगे पैर ही चढ़ाई करनी पड़ती थी। नानी बहुत मेहनत से उसके टॉयलेट पॉट को धोकर लाती थी। सांगफू गुस्से में उसे भी लात मारकर तोड़ देता है। सांगफू को बैटरी चाहिए थी किसी भी हालत में। फिर एक दिन वो अपनी नानी के सिर में लगे हेयर पिन को निकालकर मार्केट में बेचने के लिए जाता है। फिर वो एक आदमी से बैटरीज की शॉप का रास्ता पूछता है और जब वो उस दुकान पर
पहुंचता है तो शॉपकीपर उसे कुछ बैटरियां दिखाता है, लेकिन उनमें से कोई भी बैटरी उसकी वीडियो गेम के लिए नहीं थी, क्योंकि उसकी गेम के अंदर छोटे सेल डलते थे। फिर वो शॉपकीपर उसे दूसरी दुकान पर भेज देता है, लेकिन उसे वहां भी वो बैटरीज नहीं मिलती। जब उसे अपने गेम के लिए बैटरीज नहीं मिलती तो फिर वो सोचता है क्यों ना इसको बेचकर वो चीज ही खा ले, लेकिन वो शॉपकीपर उस हेयर पिन को लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं थी। अब सांग-वू निराश होकर अपने घर वापस आने लगता है, लेकिन वो अपने घर का रास्ता भूल गया था। अब सही रास्ता ना मिलने के कारण वो रोने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी नानी के घर के पास में ही रहा करता था। वो अपनी साइकिल पे बिठाकर उसे अपने साथ ले जाता है। सांग-फू की नानी उसका इंतजार कर रही थी। फिर सांग-फू अपनी नानी के साथ साथ चलने लगता है। अगले दिन सांग-फू की नानी उसके कपड़े धोकर धूप में सुखा देती है, लेकिन थोड़ी देर में बारिश होने लगती है और वो कपड़े भीग जाते हैं। सांग-फू सभी कपड़े नीचे उतार लेता है और जब दोबारा धूप आती है तो वो सारे कपड़े फिर से धूप में सुखा देता है, लेकिन वो क्लिप्स केवल अपने कपड़ों पर ही लगाता है। दोपहर को उसकी नानी उससे पूछती है कि तुम क्या खाओगे। सांग-फू उन्हें पिज्जा बर्गर लाने के लिए कहता है, लेकिन नानी को शहर के खाने के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। फिर सांग-फू उन्हें चिकन की फोटो दिखाता है, लेकिन नानी को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर सांग-फू उन्हें मुर्गे की तरह इशारा करके समझाता है और उन्हें फ्राइड चिकन लाने के लिए कहता है। फिर नानी तुरंत ही अपने खरबूजे लेकर शहर में बेचने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उन्हें बेचकर ही वो उसके लिए चिकन ला सकती थी। जब नानी शहर से वापस आती है, उन्हें बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो सांग-फू के लिए चिकन बनाती है। सांग-फू वेट करते करते सो गया था। फिर नानी उसे उठाती है और बताती है कि मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। नानी सोचती है कि ये सांग-फू को बहुत पसंद आएगा, लेकिन सांग-फू को रेस्टोरेंट वाला चिकन चाहिए था। वो उबले हुए चिकन को देखते ही खाने से मना कर देता है और रोने लगता है। फिर नानी भी उदास हो जाती है और वो भी भूखी ही सो जाती है। अब सुबह होती है और सांग-फू को बड़े जोरों से भूख लगी होती है। फिर वो नानी के हाथ का चिकन बड़े मजे से खाने लगता है। फिर वो अपनी नानी को सोते हुए देखता है, लेकिन नानी अभी तक उठी नहीं थी। फिर वो अपनी नानी को छू कर देखता है। उनको बहुत तेज बुखार होता है, क्योंकि वो कल बारिश में भीग गई थी। फिर वो अपनी नानी के सिर पर एक पट्टी रखता है ताकि उनका बुखार जल्दी से उतर जाए। फिर वो अपनी नानी को कल रात का खाना गर्म करके देता है। फिर उसकी नजर नानी के बालों पर जाती है। नानी ने हेयर पिन की जगह एक चम्मच को मोड़कर अपने बालों में लगा रखा था। ये देखकर सांग-फू अपनी नानी की हेयर पिन उन्हें वापस कर देता है। अगले दिन वो घूमता घुमाता अपने घर से नीचे आ जाता है। फिर वो देखता है एक लड़की वहाँ पर खेल रही होती है। अब वो उस लड़की को पसंद करने लगता है। अगले दिन नानी और सांग-फू बाजार जाते हैं, क्योंकि नानी अपने उगाए हुए खरबूजों को बेचकर ही अपना घर चलाया करती थी। वे काफी देर तक बस की वेट करते हैं, लेकिन बस नहीं आती और उन्हें पैदल ही शहर जाना पड़ता है। जब नानी खरबूजे बेच रही होती है तो सांग-फू एक दीवार के पीछे छिपकर अपनी नानी को देख रहा था और ये देखकर उसको अपनी नानी पर दया आने लगती है। नानी सारे खरबूजे तो नहीं बेच पाती, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ पैसे कमा लिए थे। फिर वो सांग-फू को नए शूज दिलवाती है और एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाती है, लेकिन वो खुद खाना खाने की बजाय सिर्फ पानी पीती है। फिर सांग-फू की नजर एक दुकान पर पड़ती है जहां हर तरह की बैटरी मिलती थी, लेकिन उसे पता था कि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, इसलिए वो जिद नहीं करता। फिर वे दोनों घर जाने वाली एक बस के अंदर जाते हैं। अभी बस को चलने में थोड़ा टाइम बचा था। फिर नानी सांग-फू को वहां पर बिठाकर अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है। फिर नानी सांग-फू से इशारों में पूछती है कि वो क्या खाएगा। फिर वो एक छोटी लड़की की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे भी उसके जैसी चोको पाई खानी है। फिर नानी उसके फेंके हुए रैपर को उठा लेती है ताकि उसे दिखाकर वो उसके लिए ये खरीद सके। फिर नानी अपनी सहेली के पास जाती है और उसका हालचाल पूछती है। फिर नानी उसे वही रैपर दिखाती है और वो उनके लिए 5 चोको पाई पैक कर देती है। फिर नानी उसे पैसे देती है, लेकिन वो पैसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है तुम बस मिलती रहा करो, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो। फिर नानी उसे जाते जाते अपना एक खरबूजा दे देती है। जब नानी वापस बस में आती है तो देखती है कि सांग-फू उसी गांव वाली लड़की के साथ बैठा हुआ था। फिर सांग-फू अपनी नानी से कहता है कि वो अकेले ही जाएगा, क्योंकि उसे अपनी नानी के साथ जाते हुए शर्म आ रही थी। फिर उसकी नानी कहती है कि वो बचे हुए खरबूजे अपने साथ ले जाए, लेकिन वो उन खरबूजों को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। इतनी देर में वो बस चल पड़ती है और नानी वहीं रह जाती है। सांग-फू उस लड़की के साथ बैठा जरूर था, लेकिन वो अपने दोस्त से बातें कर रही थी। अब सांग-फू अपने घर जाकर अपनी नानी का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी नानी नहीं आती। फिर वो बस स्टैंड पर जाता है। वहाँ पर कई बसें आती है, लेकिन नानी नहीं आती। तभी उसकी नजर अपनी नानी पर पड़ती है, जो कि पैदल ही आ रही थी, क्योंकि उस शहर से आने वाली वो आखिरी बस थी जो सांग-फू की वजह से छूट गई थी। वो कई किलोमीटर तक उस बोझ को अकेले ही ला रही थी। फिर सांग-फू को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। फिर अगले दिन सांग-फू दोबारा उस लड़की के साथ खेलने जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। फिर वो वहाँ पर उसके दोस्त को आते हुए देखता है। उसने अपने पीछे कुछ टांग रखा था। फिर सांग-फू उससे प्रैंक करता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे एक गाय आ रही है।
जल्दी भागो यहाँ से। ये सुनकर वो लड़का जोर से भागने लगता है और ठोकर खाकर गिर जाता है। जब वो उठकर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई गाय नहीं थी। फिर उसे मन ही मन सांगफू पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सांगफू वहाँ से भाग जाता है। फिर उसे आगे जाकर वही लड़की मिलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। अब उसे भी सच्चे वाला प्यार हो गया था। फिर वो नोटिस करता है कि उसके बाल बड़े हो गए हैं। फिर वो इशारा करके अपनी नानी को कहता है कि वो उसके बाल थोड़े थोड़े काट दे ताकि वो और भी ज्यादा हैंडसम लगे। जब नानी उसके बालों को काट रही होती है तो सांगफू को नींद आ जाती है और जब कटिंग होने के बाद नानी उसे उठाती है तो वो शीशे में देखता है कि उसकी नानी ने उसके बालों का सत्यानाश कर दिया है। फिर वो जोर जोर से रोने लगता है। अब वो देखने में लल्लू पंजी लग रहा था, इसलिए वो एक कपड़े से अपने बालों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन नानी उस कपड़े में अपना सामान रखा करती थी। फिर वे दोनों अपने एक पड़ोसी का पता लेने जाते हैं जो कि बीमार था। ये वही आदमी था जिसने सांगफू को खो जाने पर उसके घर पहुंचाया था। फिर दादी उसे खाने के लिए कुछ देती है और उसकी अच्छी सेहत की प्रार्थना करती है। अगले दिन सांगफू अपने सारे खिलौने इकट्ठे करके मार्केट जाता है। फिर उसकी नानी एक लिफाफे में पैक करके उसको वीडियो गेम देती है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है क्योंकि उसमें बैटरीज नहीं थी। लेकिन फिर भी नानी उसको उसके बैग में रख देती है। फिर वो अपने सारे खिलौने बेचकर एक टेडी लेकर आता है। घर आते वक्त जब वो ढलान देखता है तो वो अपने सामान ढोने वाली ट्रॉली में बैठकर वहां से नीचे आने की सोचता है, लेकिन ये खेल उसे बहुत भारी पड़ता है। वो गिर जाता है और उसको बुरी तरह से चोट लग जाती है। अब उसके पीछे एक गाय भी पड़ जाती है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए उसके आगे आगे भागता है, लेकिन तभी वही लड़का आकर उसे बचा लेता है जिसके साथ पिछले दिन उसने प्रैंक किया था। जब सांगफू अपनी वीडियो गेम को खोलता है तो उसकी नानी ने उसके अंदर पैसे भी दिए थे ताकि वो बैटरीज ले सके। उसे देखकर सांगफू रोने लगता है। फिर सांगफू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उसकी नानी उसका ही इंतजार कर रही थी। फिर वो अपनी नानी को देखकर रोने लगता है। फिर वो अपनी नानी को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। फिर उसकी नानी उसे चुप करवाती है। अब सांगफू अपनी नानी को पसंद करने लग गया था। फिर नानी उसे एक लेटर देती है जो उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था। उस लेटर के अंदर लिखा था कि उसकी माँ उसे लेने वापस आ रही है। फिर सांगफू अपनी नानी को लिखना सिखाता है, लेकिन उसकी नानी लिख नहीं पाती। वो ये सोचकर रोने लगता है कि कल को अगर वो बीमार हो गई तो हमें कैसे बता पाएंगी। फिर वो अपनी नानी को कहता है कि अगर आप खाली लेटर भी पोस्ट कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बीमार हैं और तुरंत ही आपके पास आ जाऊंगा। उस रात सांगफू सोता नहीं और कुछ पोस्ट कार्ड लिखता है ताकि उसकी नानी बीमार हो जाए तो वो उन पोस्ट कार्ड को पोस्ट कर सकें। अगली सुबह उसकी माँ उसे लेने के लिए आ जाती है। फिर वो अपनी मोम को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर वो सांगफू को कहती है कि तुम अपनी नानी से कुछ कहना चाहोगे, लेकिन सांगफू कुछ नहीं कहता। बस वो जाते जाते उन्हें वो कार्ड्स दे देता है। उसकी नानी उसे खिड़की के शीशे पर हाथ मारकर बुलाती है, लेकिन सांगफू उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही बस जाने लगती है, सांगफू पीछे वाले शीशे में जाकर अपनी नानी को इशारा करता है। फिर सांगफू अपनी नानी को बाय करता है। अब सांगफू भी अपनी नानी से प्यार करने लग गया था, लेकिन शायद उसकी नानी की किस्मत में अकेले रहना ही लिखा था। वैसे तो नानी गूंगी थी, लेकिन उनका प्यार उनके कामों में झलकता था। नानी बिना सुने ही समझ जाती थी कि सांगफू को क्या चाहिए। अब नानी को अपनी बची हुई जिंदगी अकेले ही बितानी थी। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को कई अवार्ड मिले और ये अपने समय में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली दूसरी फिल्म थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय।